रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और मैं हूं दीक्षा आपके साथ। और एक बार फिर से हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम एक खास मुलाकात। हर हफ्ते हम मुलाकात कराते हैं आपकी एक ऐसे खास मेहमान से जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि दुनिया में हमारे अपने शहर का नाम रोशन किया है। और आज इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने हाल ही में हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, हमारे शहर को एक अलग पहचान बनाई। जी हाँ, हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं सिंहराज अधाना जी, जिनके बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि हाल ही में हुए टोक्यो पैरालंपिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल दोनों ही भारत देश के नाम करवाए हैं शूटिंग की श्रेणी में। सिंहराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक आपको। बहुत धन्यवाद आपका। तो सिंहराज जी, सिल्वर मेडल 50 मीटर फ्री पिस्टल में और ब्रॉन्ज मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल में, ये दो मेडल्स हमारे देश को आपने टोक्यो पैरालंपिक्स में दिलाए। और पूरे न्यूज़पेपर्स, हर पोर्टल, हर न्यूज़ चैनल बस सिर्फ और सिर्फ आपका नाम दिखा रहा था। कैसा लगा वो लम्हा आपको? मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ये पल मुझे देखने को और करने को मिला। ये पल अपने आप में शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इसे महसूस कर सकते हैं जी। जब मैंने शूटिंग शुरू की थी तो वो पल मैंने डिसाइड कर लिया था और अपनी वाइफ से कहा कि अब मैं शूटिंग शुरू करूँगा, आप मुझे यदि परमिशन देते हैं और आप मेरे घर परिवार को संभालें और मैं शूटिंग में जो सपना मेरा है मैं उसे साकार कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा सपना रहा है, मैं हमेशा अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। लेकिन वो प्लेटफार्म मुझे 35 साल की एज तक नहीं मिला। जब शूटिंग का मुझे प्लेटफार्म मिला तो एहसास हुआ कि यही वो स्टेज है और यही वो क्षेत्र है जिसमें हम अपने देश के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने वादा किया था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी टोक्यो ही वो है जहाँ मैं अभी मेडल ला सकता हूँ। तो वो आत्मविश्वास, जो इच्छा शक्ति थी मेरे पास, उसी के दम से मैं यहाँ तक पहुँचा। और काफ़ी संघर्ष भरा रहा इन 3-4 साल का अभियान मेरा शूटिंग का, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मेरा जो सपना था वो टोक्यो था जी। और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं इसमें कामयाब हुआ। क्या बात है। और आपकी कामयाबी में पूरे देश की कामयाबी नजर आई। बात करते हैं शूटिंग के स्पोर्ट की। शूटिंग आपने अभी कहा 35 साल की उम्र में आपने शुरू करी। तो 35 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जब आपके पास घर परिवार की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बच्चे होते हैं और उनका एक सिस्टम चल पड़ता है और आप अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। कुछ नया ट्राई करने से लोग डरते हैं और करते भी नहीं हैं। लेकिन आपने 35 साल में शूटिंग शुरू करी, तो किस तरीके से आपका माइंड एकदम से डाइवर्ट हुआ कि अब शूटिंग शुरू करनी चाहिए? क्योंकि उससे पहले भी हो सकता था तो शायद ज्यादा जल्दी आपको मेडल्स मिल जाते। जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। लेकिन कहते हैं जो कुछ एक डिसाइड होता है जो हम करते हैं, एक डिसाइड जीवन का वो होता है जो पल्ले वाला करता है। आपकी किस्मत में क्या लिखा है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। जो भी आप करें उसको यदि 100% और ईमानदारी से करते हैं तो आप उसमें अपना जो चाहते हैं, अपने उस गोल को आप पा सकते हैं। मेरा ये मानना है ईमानदारी से किया हुआ काम कभी असफल नहीं होता। खासकर जब देश हित में हो, उस मातृभूमि के लिए कार्य हो, तो असफलता आपके आसपास भी नहीं आएगी। हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। जब 35 साल की एज मेरे लिए ये नहीं थी कि मैं 35 साल की एज में हूँ और मैं आधी उम्र अपनी मैंने जी ली और रिटायरमेंट की उम्र है मेरी, ये अपने परिवार को मुझे कुछ करना है। जब 35 साल की एज के दौरान मेरे जो 2 बेटे हैं, नैतिक और सौरभ, और जो भतीजा है गौरव अधाना, मैं उनको जो हमारे सेक्टर 12 खेल परिषद का जो मैदान है, आफ्टर स्कूल में जब उनको बच्चों को खिलाने में ले जाता तो 2-3 घंटे मैं उनके साथ में बैठता है। 2-3 महीने बाद मुझे बोरिंग महसूस होने लगा, तो मैंने बच्चों से कहा, मैंने भाई आपका खेल होता है, मैं बोरिंग महसूस कर रहा हूँ, मुझे अब आनंद नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है आपके साथ मुझे किसी ड्राइवर को या किसी अन्य सदस्य को भेजना होगा। लेकिन बच्चे नाराज हुए, नहीं हमें तो आपके साथ अच्छा लगता है और आप ही आओगे हमारे साथ। तो मैंने किया, फिर टाइम वेस्ट तो हो रहा। उन्होंने कहा पापा आप भी सीख लो हमारे साथ, तैराकी कर लो। तो मैंने कहा ठीक है ट्राई करते हैं। तो मैंने, बच्चों ने जिद करी तो मैंने तैराकी की कोशिश करी, तो मैं तैराकी नहीं कर पाया, जबकि मैं कपड़े भी नहीं उतार पाया स्विमिंग पूल में जाने के लिए। मुझे भाव चेहरे जब मैं देखता औरों की नज़र में तो मुझे
शर्मिंदा सी महसूस होती थी, क्योंकि एक अजीब निगाहें लोगों की हमारी चाल पर, हमारे व्यक्तित्व पे होती है। तो वो भाव आता और मैं रुक जाता स्विमिंग पूल में उतरने के लिए। तो कोच को मेरे बच्चों ने बता दिया कि पापा भी ट्राई करना चाहते हैं। तो कोच ने मुझसे पूछा वहाँ से कि आप सर आप तैराकी कीजिए। मैंने कहा यार मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा हूँ, बहुत अजीब मुझे महसूस लग रहा है। तो वो मेरी फीलिंग समझ गए। तो उन्होंने कहा जब सर कैंपस खाली हो जाए तो आप नाइट में 10 बजे के करीब आप ट्राई करना। तो 10 बजे जब पूरा कैंपस खाली हो गया तो 10:15 बजे मैंने अपनी ड्रेस स्विमिंग की पहली तैराकी की। तो मैं पूल में जब उतरा तो 2 से 2.5 फुट पानी होगा। मैं उसमें उतर तो गया, लेकिन उसमें मैं खड़ा भी नहीं हो पाया। तो थोड़ी समय बाद मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो आत्महत्या जैसा है। मैं अपने पैरों पे भी नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ और तैरना तो बहुत दूर की बात थी। कुछ समय बाद मैं निकल गया, बच्चों से सॉरी बोला, बेटे मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो भतीजा था, उसने कहा अंकल जी आप तैराकी ना करना चाहे तो अगर नहीं हो रही है कोई बात नहीं, आप शूटिंग मेरे साथ देखिए एक बार। वो शूटिंग करता था आपका? वो शूटिंग करता था भतीजा। तो जब शूटिंग का अगले दिन मैं उसके कैंपस में गया, शूटिंग के कैंपस में, तो ऑलरेडी कोच जो थे वो वहाँ अदर किसी स्टूडेंट को रूलेशन बता रहे थे, शॉट कैसे चलाया जाता है, पिस्टल कैसे पकड़ी जाती है और शॉट कैसे चलाया जाता है। तो उनको समझा रहे थे, तो वो बच्चा शॉट गलत मार रहा था लगातार। तो मेरी हंसी छूट गई। कोच ने कहा सर आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने कहा सर जितना इजी आप बता रहे हैं इसको तो मुझे नहीं लगता ये इतना टफ है, और ये ढंग से शॉट क्यों नहीं मार रहे जी। तो और इससे पहले आपने कभी गन नहीं उठाई थी? कभी गन नहीं उठाई मैंने। तो उन्होंने कहा आपको इजी लग रहा है? हाँ जितने अच्छे ढंग से आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत इजी है। तो उन्होंने कहा आप आइए आप चलाइए। मैंने कि मैं आया हूँ इसलिए हूँ, और मैं गौरव अदाना का चाचा हूँ, और मैं आज इसी ट्रायल में आया था। तो उन्होंने कहा सर आए तो अच्छी बात है, पर आपको हंसना नहीं था क्योंकि इतना इजी नहीं है जितना आप इजी इसको हंसी में ले रहे हैं। मैंने कि सॉरी अगर किसी को बुरा लगा, लेकिन मेरा हंसने का मकसद ये नहीं था किसी को ठेस पहुंचाना, लेकिन मुझे लग रहा है कि इजी है। उन्होंने कहा ठीक है आप पिस्टल पकड़ी। तो उन्होंने मुझे 5 शॉट दिए, तो मैंने उसमें 4 शॉट बहुत बेहतरीन मारे, जिसमें 3 टैंक थे आई बुल्स के पास में। तो वो भी आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने कहा आपने पहले नहीं पकड़ा पिस्टल को? नहीं, पहली बार चलाया शॉट। तो उन्होंने कहा सर आपको शूटिंग करनी चाहिए, ये तो बहुत रियल केस होते हैं, ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो मैंने बताया हंसी में कि सर शायद मेरे खून में पिस्टल चलाना है। तो उन्होंने कहा कैसे? कि मेरे ग्रांड फादर श्री सुबेदार सुमेरा जी जो थे वो 1st और 2nd वर्ल्ड वार में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जब देश था। उन्होंने कहा सर तो आपको शूटिंग पैरालंपिक में है और आप देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आप शूटिंग करते हैं। तो अंदर एक भाव से आया, खुशी सी हुई, और मुझे लगा कि हाँ ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि बचपन से जब मुझे पोलियो हो गया था तो हमेशा अपने देश के लिए, अपने तिरंगा के लिए कुछ करने की इच्छा थी, फौज में जाने की इच्छा थी, लेकिन पोलियो होने की वजह से मैं फौज में नहीं जा पाता था। तो इस मुकाम में जब मुझे लगा कि हाँ यार ये है अपने तिरंगा, अपने देश के लिए कुछ करने का सपना, तो मैं डिसाइड कर लिया कि अब यहाँ से पीछे मुड़ना नहीं है। यानी कोई भी चीज बाधा नहीं बन सकती। अगर आपके दिल में इच्छा हो और आप वाकई अपने देश के लिए कुछ करना चाहें तो किसी भी तरीके की बाधाएं जो है वो अपने आप हट जाती हैं। और ये रास्ता आपको मिल गया। बिल्कुल, जब मातृभूमि का ये कोई सपना आपने देखा हो, अपने जो हमारी जननी है, हमारी माँ है और पालनहार हमारी धरती माँ है, यदि उसके लिए आपका कुछ करने का जज्बा है तो कोई भी बाधा बीच में नहीं आ सकती। बिल्कुल। और सिंहराज अधाना जी को अपना लक्ष्य मिल गया और पैरालंपिक्स में रिप्रेजेंट करना इंडिया को शूटिंग में छोटी बात नहीं होती है, एक बहुत बड़ी बात है। हम जैसे तो बस सिर्फ टेलीविजन पर देखकर इतने उत्साहित हो जाते हैं, ये तो वाकई उस जगह पर गए हैं और देश का नाम रोशन किया है इन्होंने। मेडल्स हमारे सामने हैं और इन मेडल्स को देखकर वाकई जितनी गर्व की अनुभूति मुझे हो रही है, यकीनन आपको भी हो रही होगी इनसे बातचीत करके और इनकी बातें सुनकर। सिंहराज जी, बचपन से शुरू करते हैं थोड़ी सी बातें, क्योंकि आपने शूटिंग 35 साल की एज में शुरू करी और आप हाल ही में इतना ज़्यादा देश का नाम रोशन कर आए हैं, ये तो आपने बता दिया। लेकिन बचपन कैसा रहा? क्योंकि जैसे कि आपने बताया पोलियो जैसी प्रॉब्लम जो आज की तारीख में हम कहते हैं कि हमारे देश में नहीं है, पोलियो की 2 बूंद जिंदगी के हर महीने कहीं ना कहीं कुछ कैंपेन्स लग जाते हैं, बच्चों तक पहुंच रही है खुराक, लेकिन जब आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई तब ये चीज़ें, ये दवाइयाँ, ये सब नहीं थी। तो उस समय क्या सिचुएशन रही? कितनी कठिनाई आपके सामने आई? बचपन में कैसा लगा? हौसला टूट जाता होगा कभी कभी, लेकिन फिर भी हौसला आगे बढ़कर आप यहाँ तक पहुंचे।
बिल्कुल हर इंसान चाहता है कि मैं दौड़ूं, मैं बाइक चलाऊं, मैं भाग के छत पे चढ़ जाऊं, पेड़ पे चढ़ जाऊं। ये हर बच्चे का ख्वाब होता है, और बच्चों के साथ सबसे ज्यादा जी उनका दिल भी सबसे जल्दी सॉफ्ट होता है। तो ऐसे दौर बहुत आते थे कि जब मेरा जन्म 1982 26 जनवरी को मेरा बर्थडे है डेट, और 1982 का तो जन्म है मेरा। तो इस साल बाद मुझे पोलियो हो गया, मुझे फीवर हो गया था बचपन के 1 ईयर की एज में। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया बुखार को ठीक करने की वजह से, लेकिन 2-3 दिन बाद ही मुझे पोलियो हो गया। मेरे दोनों पैर अकड़ने शुरू हो गए, मेरा नीचे के दोनों पैर पैरालाइज हो गए थे। लेकिन मेरे परिवार कुछ वर्षों के बाद सदमे से बाहर निकला। इससे मेरी मम्मा, मेरे फादर्स, उन्होंने मुझे बहुत संभाला, मुझे मोटिवेट करा। बचपन से बहुत जगह इलाज कराया, कहीं भी कोई तीर्थ मंदिर, कोई हॉस्पिटल से ऐसा नहीं था जहाँ वो मुझे नहीं ले जाते थे। पैसा भी नहीं होता तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच के मेरे लिए इलाज कराया। वो महसूस मैं कर सकता हूँ। वो मंदी का बहुत दौर भी था, पैसे भी नहीं होते थे उस समय, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का भाव बेचना नहीं होता था जो आज है। और एक किसान के लिए अपनी ज़मीन को बेचना ही समझो माँ को बेचने का सम्मान होता था। तो वो परिवार का दौर था। उन्होंने लेकिन मेरी खुशी के लिए मुझे बहुत दूर दूर तक हिंदुस्तान के हर कोने में, हर मंदिर में मेरे लिए प्रार्थना करते था मेरा परिवार। लेकिन डॉक्टर हंसनागर जी थे, उन्होंने 90 के दौर में मेरा ट्रीटमेंट उन्होंने करा। तो जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला तो 2 बैसाखियों से मैं चलता था। उन्होंने कहा, सिंगराज जी आप चलना चाहते हो? मैंने कहा हाँ चलना चाहता हूँ। कब चलना चाहते हो? सर आज ही चलना चाहता हूँ। कहने कहा इतना फास्ट चलना चाहता है, वो भी आज? पर आज तो नहीं चल पाएगा, लेकिन तू मुझे इस साल का टाइम दे, मैं इस साल पे तेरी बैसाखी छुटा दूंगा और अपने पैरों पे शायद तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर तू चाहेगा तो। मैंने सर मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ, इसलिए आया हूँ आपके पास। तो उन्होंने मेरा 7 ऑपरेशन बताए और 3 ऑपरेशन मेरी फैमिली करा पाई, बाकी ऑपरेशन नहीं करा पाए पैर आर्थिक कमी की वजह से, पैसों की वजह से। तो इसमें मेरे मामा जी थे गिरधारी लाल, उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया समय समय पे। जैसे फादर को समय नहीं मिलता था किसी के कार्यों को करने की वजह से, तो मेरे मामा जी मुझे अपनी गाड़ी में ले जाते और समय पे ट्रीटमेंट मेरा कराते, मम्मा साथ जाती। तो कई घंटे मेरी मालिश वगैरह करके धूप में रखते थे मुझे। जैसे किसी ने बताया भाई ये तेल है, इसकी मालिश कीजिए और बच्चे को धूप जरूर दीजिए जिससे इसे विटामिन डी मिले। तो मेरा पूरा शरीर धूप से लाल हो जाता था। मैं रोता था जो छोटा था कि मम्मा मुझे धूप में नहीं लौटना है, आप मुझे छाया में लौटा दो। तो मम्मा आके मेरे सुराने बैठ जाती, अपने ओढ़ने से मेरे मुंह को पे छाया लाती कि आपको मुंह पे ना लगे, लेकिन पैर के जो नीचे का जो धड़ है उस पे धूप लगने दो, जिससे बेटा आपका पैर ठीक हो जाएगा। तो वो जलन दोपहरी का टेम्परेचर 45 का जो जिसने भी बताया वो करने की कोशिश करा। तो वो दर्द पीड़ा होती थी, लेकिन मैं उस झेलता था इस उम्मीद से कि मैं ठीक हो जाऊंगा और अपने पैरों पे चलने लगूंगा, क्योंकि मैं और बच्चों के साथ खेलना कूदना चाहता था उनके साथ। कई बार ऐसा होता था कि मेरी फैमिली में जब कोई फेस्टिवल होता तो फैमिली के लोग मेरे लिए नए कपड़े बनाते थे। तो वो तो बैसाखी की वजह से यहाँ से फट जाते थे बगलों से, या गिरने की वजह से घुटनों से पैंट्स खराब हो जाती थी। तो वो दौर था उस समय। आज तो हर कपड़े को हम अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग कलर्स में बनवाते हैं। तो उस समय जो कपड़े बनते थे वो एक थान आता था, यानी एक ही कलर का सबके वही कपड़े होते थे। तो मम्मा वो पूरा एक थान लाती और उसमें मेरे कपड़े सिलते, और उसको एक थान में रखने का ही रीजन था जो अब मुझे समझ में आता है कि किसी को ये ना पता चले कि सिंगराज हर सप्ताह नया कपड़ा पहनता है। मम्मा ये नहीं चाहती थी मैं ठेगड़ी लगे हुए कपड़ा पहनूं। जैसे वो फट जाता तो मम्मा मुझे बिना बताए उन कपड़ों को दान कर देती थी और फिर मेरे लिए उसी कलर में दूसरा कपड़ा रेडी हो जाता था। तो इससे किसी मेरे जो अदर जो ब्रदर थे उनको नहीं पता चलता था कि सिंगराज के लिए इतनी सारी ड्रेस बनती है हर सप्ताह में और हमें 6 महीने मिलती है ड्रेस। तो वो कंपटीशन हम भाई बहनों में मम्मा ने नहीं होने दिया और किसी को महसूस भी नहीं होने दिया कि मम्मा ने किस तरीका से वो मुझे ड्रेस पहनाती थी, और एहसास नहीं होने देती थी कि मेरा बच्चा फटे हुए कपड़े पहने। तो ये माँ बाप का प्यार ही है जो अपने बच्चों को इस तरीका से मोटिवेट करते हैं। मुझे आज भी दौर वो याद है कि मेरे कजन ब्रदर का 1992 के करीब मैरिज हुई थी। तो जो शादियां हिंदू परिवार में होती है तो एक माला पहनाई जाती है नोटों की, तो उसके बीच में इष्ट देवता जो भगवान होते हैं उनकी तस्वीर होती है। बिल्कुल। तो वो नोट, शादी होने के बाद नोट तो वो निकाल लिए परिवार ने, लेकिन जब वो माला के अंदर जो भगवान थे वो थी, तो मैंने उसको ले लिया
और हमारी जो पुरानी हवेली थी उसमें शीशा था बहुत बड़ा, उसमें एंगल लगा हुआ था, एक लोहे की टूटी लगी हुई थी, मैंने उस पर टांग दिया। तो मैं रोज़ सुबह शाम उनको देखता तो उसमें भगवान कृष्ण की थी, बहुत प्यारी मूर्ति थी। मैं आज भी उनको याद कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ वो पल। तो मैं उनसे कहता, मैंने कि मुझे भी दौड़ना है। मैं खाट पे लोटा लोटा उनसे चेहरे को देखता, उनसे बातें करता घंटा घंटा। मैंने कि भगवान मुझे अब चलने की ताकत दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मैं उनसे हमेशा मांगता। तो फिर एक दिन मेरे अंदर चिंतन में आया, मैंने कि यार भगवान कृष्ण ने ये भी कहा है, जब हम टीवी पे दूरदर्शन पे रामायण और कृष्ण लीला आती थी तो उसमें कर्म को प्रधान बताया कि आप फल की चिंता मत करो, कर्म तो करो। तो वो जो कर्म की जब परिभाषा वो टीवी पे देखने से मुझे समझ में आई 9-10 साल की एज में, तो मैं समझ गया कि प्रार्थना के साथ साथ कर्म भी बहुत जरूरी है जीवन में। तो वहां से मैंने चलना फिरना दौड़ना वो इच्छा मैंने जगानी शुरू कर दी। और फिर इनके ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था डॉक्टर हंसनागर जी के यहाँ से। तो उस इच्छा के दम पे मैं बैसाखी छोड़ दी और मैं अपने पैरों पे चलना, इच्छा शक्ति से। तो 11 साल की एज में मैंने दोनों बैसाखी छोड़ दी। मैं कभी कभी गिरता फिर उठ जाता, तो मेरे भाई कजन जो होते थे वो मुझे धीरे धीरे मोटिवेट करते कि धीरे धीरे चलो। तो फादर, मैं कभी नाराज ना हूँ, मैं अपनी ही दुनिया में ना खो जाऊँ सदमे में। तो मेरे फैमिली ने मुझे फ्रीडम बहुत दे रखा था। मैं बच्चा जैसा होता है, स्कूल से बंक मारता है, स्कूल ना जाने से बहाना करता है, तो मैं भी ऐसे करता था। खेलने में बहुत मैं रुचि थी मेरी, खासकर कंचा गोटी बहुत खेलता था बचपन में। अच्छा। बहुत सारे कंचे मेरे पास होते थे। तो बैग में किताब कम, कंचा ज्यादा होते थे। ये मुझे लगता है शायद सब उस टाइम के सब लड़कों के पास ऐसा सामान होता था, ये सारी खेलने के लिए। वो दौर ही ऐसा था। लट्टू, कंचा ये होना वो फैशन था। लैपटॉप, मॉनिटर या टीवी पे पबजी वगैरह नहीं थे। तो एक लाइव गेम होता था फिजिकली, वो बहुत एंजॉयमेंट होता था। परिवार के, बस्ती के सभी लोग खेलते थे। तो शायद उसी कंचा गोटी की वजह से वो निशाना मेरा स्टिक बैठ अचूक रहा वो। तो आपको कभी पता था कि पैरालंपिक्स भी होते हैं और आप कभी खेलों में ऐसे देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कभी बचपन में या बड़े होकर कभी पता चला था आपको, ये जानकारी थी? ये तो मुझे पता था कि पैरालंपिक होते हैं, ओलंपिक होते हैं, लेकिन ये नहीं पता था शूटिंग भी होती है। और मैं तो अपना दुर्भाग्य समझूंगा कि मैं एनसीआर एरिया के दिल्ली के नजदीक रहना, फरीदाबाद मेरा क्षेत्र, करणी सिंह शूटिंग रेंज भी नजदीक है। ये ही जानकारी का अभाव है, क्योंकि ये कहीं किसी मीडिया में इसके बारे में ना तो छपता भी था, तो शायद किसी एक कोने में छपता था, जबकि मुझे अखबार पढ़ने का बचपन से शौक था। तो ये जानकारी का अभाव था कि मुझे 35 साल की एज में पता चला कि शूटिंग भी कोई गेम है। आज शायद मुझे ही नहीं, शायद आज भी बहुत लोगों को, जब मैंने 35 साल की एज में शूटिंग करा, मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल जब मेडल लिया था अलीन वर्ल्ड कप में, गोल्ड में, सॉरी चिटूरस वर्ल्ड कप में हुआ था फ्रांस में जी, अक्टूबर 2018 में। तो मैंने वहाँ फर्स्ट सिल्वर मेडल 50 मीटर में लिया और इंडिया का पहला ओलंपिक कोटा, मैंने पैरालंपिक कोटा लिया, जो कि इससे पहले पैरालंपिक कोटा नहीं मिला था इंडिया में। जी। तो फर्स्ट मैं भाग्यशालियों में लाने में कामयाब हुआ। तो जब बहुत लोगों ने पूछा कि बेटा किस चीज में ओलंपिक कोटा लेके आया है, तो उन्होंने कहा भाई शूटिंग में लाया है। शूटिंग कौन सी चीज करता है, कौन सी फिल्म की शूटिंग कर रहा है भाई? तो वो शूटिंग फिल्म को, नाटक को महत्व देते थे, ना कि पिस्टल शूटिंग। और गांव में ये जानकारी का अभाव है, बहुत ज्यादा अभाव है। लेकिन अब इस दौर में जो हम पैरालंपिक गए और हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे फैमिली से बात करी और हमसे बात करी और हमें मोटिवेशन करा, हमें शुभकामना दी, उसके बाद जो मीडिया का हमें सपोर्ट मिला है और जो मेडल्स लाने के बाद जो सपोर्ट मिला है, उसकी वजह से आज जन जन तक पहुंच गया। पता चल गया कि शूटिंग खाली फिल्म की शूटिंग नहीं होती, पिस्टल की भी शूटिंग होती है, जो कि स्पोर्ट्स गेम है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही मैं आपसे अब जानना चाहूंगी आगे कि प्रधानमंत्री से मिलना, देश के प्रधानमंत्री से मिलना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ नाश्ता करना, चाय पीना, ये एक्सपीरियंस हर किसी को नहीं मिलता। ये कुछ गिने चुने ऐसे शख्स होते हैं जो देश का नाम रोशन करते हैं और प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करते हैं। तो सिंह राजा धाना जी भी ऐसे ही एक खास शख्स हैं जो आज हमारे साथ एक खास मुलाकात में मौजूद हैं। बातें जानेंगे इनसे बहुत सारी और भी, इनकी जिंदगी के बारे में, इनके एक्सपीरियंस के बारे में, पैरालंपिक्स टोक्यो 2020 के एक्सपीरियंस के बारे में और साथ ही कोविड की परिस्थिति के बारे में भी, क्योंकि कोविड से भी ये लड़कर बाहर आ चुके हैं, जीत कर बाहर आ चुके हैं। अब सिंह राज जी बात करते हैं
प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की, क्योंकि अभी आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जी से आपने बातचीत करी और आपके टोक्यो जाने से पहले भी उन्होंने, जैसा कि ओलंपिक शुरू होने से पहले उन्होंने सभी खिलाड़ियों के साथ बात करी थी, पैरालंपिक शुरू होने से पहले भी उन्होंने सभी खिलाड़ियों और उनके परिवार वालों से बातचीत करी। और ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? पहले तो जाने से पहले वाला बताइएगा, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री किसी चीज को बढ़ावा देते हैं तो देश अपने आप उस चीज को बढ़ावा देता है, और पैरालंपिक्स में इस बार ऐसा ही हुआ है। पैरालंपिक्स सबको पता था होते हैं, लेकिन मेडल जीतने वाले ही कुछ खिलाड़ियों के नाम होते थे। इतनी संख्या में मेडल्स आ जाएंगे, मेडल्स की बौछार लग जाएगी, जी। ये किसी को अंदाजा नहीं था, और ये मनोबल मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने सभी खिलाड़ियों के अंदर भरा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये सत्य है कि मेहनत एथलीट्स ने करी, टीचर्स ने जो कोचेस हैं उन्होंने साथ मिलकर मेहनत करी, लेकिन सबसे बड़ा जो लास्ट में टर्न जो आया इस गेम में, पूरी टीम, पैरालंपिक टीम में, उसमें सबसे बड़ा जो श्रेय है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। जी। जब हमारा उनसे पहली मुलाकात जूम मीटिंग के साथ लाइव टेलीकास्ट हमारा हुआ, हमारी फैमिली को साथ जोड़ा माननीय प्रधानमंत्री ने, तो वो जो पल था वो बहुत ही अद्भुत और शानदार था। सबसे बड़ा उन्होंने जो एक गेम दिमाग को वॉश करने का जो काम किया कि आपको मेडल के लिए नहीं फाइट करनी है, बल्कि सिर्फ अपने गेम पे फोकस करना है। आप करना क्या चाहते हो, सिर्फ वो आपको दोहराना है। यानी आपको शॉर्टकट में आपको बताऊं कि जो गीता में लिखा हुआ है वो उसका सार्थक उन्होंने बताया, खोलकर उसका विस्तार से हमें समझाया कि कर्म प्रधान है, कर्म पर फोकस करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। मेडल आए ना आए, ये हो गया वो हो गया, ये कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ आप जो करने जा रहे हैं पूरे मन और लगन के साथ वही आपको करना है। उसी की बदौलत बिल्कुल जो देश की आजादी से लेकर अब तक हम 12 मेडल लाए थे, वो हम एक बार में उसको रिकॉर्ड तोड़ा हमने, और उससे भी ज्यादा 19 मेडल हम लेके आए। क्या बात है। ये और 2-2 मेडल एक एथलीट साथ लेके आया। ये उन्हीं की जादू की वार्तालाप का, जादू की छड़ी का असर है। और ये सत्य भी है कि देश भी उन्होंने इसी ही काबिलियत की वजह से हमारे देश को भी उन्होंने बदल दिया है। हमारे देश की जो परिभाषा है, जो प्रतिभा है, वो निखर के बाहर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने इतना उत्साह बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात, एक एथलीट से बात करना तो एक नॉर्मल बात है, कोई भी आप कर सकते हैं कि भाई स्टार है, खिलाड़ी है, देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, चलो इससे बात कर लो, वो इसको मोटिवेट कर लो, वो एक चीज है। उन्होंने हटके करा है। जो हमारे पैरा एथलीट्स जो होते हैं, पैरा जो टीम है, सबसे ज्यादा दुख हमारे माँ बाप ने झेला है हमारे प्रति। बिल्कुल, हमने तो झेला ये दुख, लेकिन हमारे माँ बाप ने ज्यादा झेला है कि जब 4 बच्चे ठीक है और उनका एक बच्चा अपाहिज हो गया किसी कारणवश, तो वो दुख उन माँ बाप को जीवन भर रहता है। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे माँ बाप को वो सम्मान दिया, वो उसका तो मैं धन्यवाद उनको हाथ जोड़ जोड़ कर करता हूँ, हर बार नमन करता हूँ कि ईश्वर उनको सदा ऐसे ही बनाए रखें, वो इसी प्रकार तरक्की करे और उनके स्नेह और आशीर्वाद से देश उसी प्रकार तरक्की करता रहे। जी, क्या बात है। और फिर मेडल जीतने के बाद आप मुलाकात करने गए, आप सभी को नाश्ते पर, चाय पर बुलाया गया। मेडल लाने के बाद नहीं, इंडिया में तो हम आए जब तो उनसे पीएम हाउस में मिले हम, लेकिन उससे पहले जैसे हमने मेडल लिया तो 5 मिनट में ही उन्हें वीडियो कॉल करी हमसे और बधाई दी और शुभकामनाएं उन्होंने दी। और आपके तो इस इवेंट में मतलब गोल्ड भी इंडिया का, सिल्वर भी इंडिया का, बिल्कुल तीनों ही रंग इंडिया में, पिस्टल में तीनों ही पिस्टल के हैं, और सबसे बड़ी बात तीनों ही रंग फरीदाबाद में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप उनसे मिले साक्षात? क्योंकि वर्चुअल मीटिंग में मिले वो एक अलग एक्सपीरियंस था, तब आपने मेडल जीते नहीं थे। फिर जब मेडल जीत के आए, मेडल हमने जीता था फर्स्ट मेडल, तो बीबीसी न्यूज वाले, अदर विदेशी जो मीडिया थे, वो हमारा इंटरव्यू हमसे सुनना चाहते थे, कुछ बात हमारा एक्सपीरियंस सुनना चाहते थे। तो हमने कहा कि आप 1 मिनट रुकिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉल आ रही है, हम पहले वो अटेंड कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो वो आपस में वार्तालाप करने लगे। तो एक हमारे कोच ने बताया, जो जेपी नोटियाल जी है, कि इनको भरोसा नहीं हो रहा सिंगराज कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री आपको शुभकामना दे कॉल कर रहे हैं कि ऐसा थोड़ी होता है कि ये मेडल पे और प्रधानमंत्री बात करें। तो मैंने कहा सर आप इनको बुला लीजिए, ये भी देख लेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। आपने कहा नहीं मोदी है तो मुमकिन है। हाँ बिल्कुल, मैंने उसको बोला कि ये हिंदुस्तान है और नया उभरता हुआ हिंदुस्तान है, इसमें बहुत कुछ नया हो रहा है, आप देखिए। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने आश्चर्य हो गया, वाओ
मोदी जी आपको बात कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है, हमारे ऐसा नहीं होता है। तो यही एक नए हिंदुस्तान की पहचान है। लगता है कि हमने हिंदुस्तान में हमने जन्म लिया है और नए हिंदुस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री बने हैं वास्तव में सब में नई है हर किस्म से। बिल्कुल। और एक और इंसिडेंट जो आप थोड़ी देर पहले हमारे साथ बात कर रहे थे और बता रहे थे कि आपके जो ऑटोग्राफ हैं वो आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सभी पैरा एथलीट्स ने गिफ्ट कराए और उस पे ऑटोग्राफ्स दिए, तो उसमें भी कुछ बात हुई थी? हमने अभी क्या हुआ था, हमारा जब माननीय प्रधानमंत्री जी से हम 9 सितंबर को मिले थे तो हमने उनको गिफ्ट दिया, सभी एथलीट्स ने अपनी अपनी ओर से। तो लास्ट में शॉल भी उनको भेंट करा हमने, जिसमें 17 जो एथलीट्स थे जो 19 मेडल जीत के लाए, हमने सबने अपना ऑटोग्राफ उनको दिया। तो उस ऑटोग्राफ में हमने उनको देने के बाद जब उन्होंने ग्रहण कर लिया तो उन्होंने पूछा हमसे, सिंगरा जी आपने ऑटोग्राफ दिया है? मैंने कहा जी सर दिया है। किस भाषा में दिया है? मैंने कहा सर मैंने भी इंग्लिश में दिया है। मैंने पर सॉरी सर मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। कैसे समझ गए भाई, मैं तो कुछ बोला ही नहीं हूँ। मैंने कहा साहब हरियाणा थे हम इशारा समझ जाते हैं। जी। तो इसका सीधा अर्थ है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो हिंदी में अपना ऑटोग्राफ देते हैं। तो मैं समझ गया कि हमें भी प्राथमिकता अपनी राष्ट्रीय भाषा को देना चाहिए, सिग्नेचर हिंदी में देना चाहिए। तो मैंने तो घर पे आके अपनी फैमिली को बता दिया कि आज से सिंगराज के जो ऑटोग्राफ वो हिंदी में होंगे और घर की जो नेम प्लेट है उसे इंग्लिश की जगह आप हिंदी में कर दीजिए। बिल्कुल। तो हमें छोटे छोटे परिवर्तन करते ही हम अपनी राज्य राष्ट्रीय भाषा को सम्मान दे सकते हैं। बिल्कुल। जब तक हम अपने दिनचर्या की मुख्य चीजों में अगर नहीं लाएंगे तो हमारी सभ्यता संस्कृति नष्ट हो जाएगी। तो अगली पीढ़ी को भी हमें देना है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हमें जिता दिया है। और यही है वो, जब उन्होंने मुझसे एक चीज और पूछी थी कि सिंगराज जी इस दौर में आपको कोई ज्यादा समस्या तो नहीं हुई? तो मैंने उनसे अंदर से आवाज थी समस्याएं तो सर कुछ भी नहीं थी। और जब खासकर अब साम्राज्य में हम देख रहे हैं तो वो राम राज्य देख रहे हैं कि सब चीजें अपने आप सॉल्व होती जा रही है और ये एक अच्छे राजा की ही देन है जिसमें सब कुछ सॉल्व हो रहा है। और आपको क्या लग रहा है आने वाले टाइम में खेलों का फ्यूचर क्या है? क्योंकि अभी तो खेल बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया, देश का नाम रोशन हो रहा है पूरी दुनिया में, इतने मेडल्स आए हैं, टोक्यो ओलंपिक्स में भी, पैरालंपिक्स में भी इस बार कमाल ही हुआ है। और ये कमाल कोई एक दिन का कमाल नहीं है, बरसों की मेहनत है। आपको क्या लग रहा है आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा उभरता हुआ होगा हमारा स्पोर्ट्स का फील्ड? बिल्कुल, इसमें अभी हम तो इस खुशी के माहौल में चल ही रहे हैं। बहुत ज़्यादा सब मान सम्मान पूरे देशवासियों से बधाई मिल रही है। सभी जो हमारे बड़े हिंदुस्तान के सभी अच्छे खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर भाई है और अन्य जो भाई हैं उन्होंने सबने ट्वीट कराया, हमें शुभकामना दे रहे हैं। तो ये दौर तो बहुत अच्छा खुशियों का दौर चल रहा है। हमने कल्पना नहीं थी हम मेडल्स लाने के बाद इतने सौभाग्यशाली, इतने फेमस हो जाएंगे और इतना प्यार मिलेगा हमसे। कोई इंडस्ट्रीज का जो मालिक है वो हमें सम्मान देना चाहते हैं, शुभकामना दे रहे हैं। यहाँ तक कि अमित शाह जी ने भी अपना समय निकाल कर हमें लिए ट्वीट करा, योगी जी ने भी ट्वीट करा, जो कि बहुत सराहनीय है अपने आप में। तो भरोसा नहीं हो रहा था, मैं तो अपने दोस्त से कहता लग रहा है मैं सो रहा हूँ भाई, एक बार देखना कि सो तो नहीं रहा हूँ, सपना तो नहीं देख रहा हूँ। भरोसा नहीं होता कि एक इतने बिजी शेड्यूल से निकाल के और एक देश के एथलीट्स को सम्मान देना, वो भी पैरा खिलाड़ी को। नॉर्मल खिलाड़ी को स्वाभाविक है क्योंकि उनसे हमारी तुलना पहले इक्वल नहीं होती थी। हमारे संघर्ष को कम समझा जाता था हमारे संघर्ष को, लेकिन जबकि उनसे हमारा संघर्ष किसी मुकाबले में कम नहीं है, बल्कि मैं मानता हूँ उनसे ज्यादा हमारा संघर्ष है। क्योंकि हमारे गेम है वो इक्वल है, आईएसएफ रूल के अकॉर्डिंग शूटिंग होती है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। सिर्फ आपका और ज्यादा संघर्ष है। मैं कहता हूँ खड़े होकर आप शूटिंग इजी है, आप बैठ के शूटिंग करके दिखा दीजिए, पैर पे शूटिंग दिखा दीजिए, पॉसिबल नहीं है, आसान नहीं है, एक टफ है। जबकि आपके शरीर में किसी हिस्से में दर्द हो रहा है, उस दर्द को झेलने के बाद आप शूटिंग करिए, आप नहीं कर पाओगे। आप तो बहाना करते कह दोगे मैं तो रेस्ट करूंगी भाई, दर्द हो रहा है। आर्टिफिशियल लिम्स के साथ कई खिलाड़ी भागते हैं, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई वो होता है, बहुत टफ है लाइफ का। जी जी, जैसे कि मैंने जब 31 तारीख को फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल में, तो पैरालंपिक विलेज में आते समय बस से मैं गिर गया था और मेरी लेफ्ट साइड की लेग का मांस फट गया था। मैं 4-5 दिन व्हील चेयर पे रहा, अब भी मैं स्टिक के सहारे से चल रहा हूँ। तो उस दौरान मेरा 4 तारीख को मैच था। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा पैर में इतनी चोट लगी और मैं नहीं चल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ टारगेट वो दर्द में रहने की हमें आदत है, पीड़ा में रहने की आदत है हमें। तो वो दर्द हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट वो हमारा गोल था जिसको हम देश को रिप्रेजेंट करना था।
और तो हमने उस दर्द को भूला और अपना गेम पे ध्यान दिया और उसी की बदौलत हम सिल्वर और गोल्ड लेने में कामयाब हुए। जी बिल्कुल, यानी अपने लक्ष्य को देखिए, अपनी तकलीफों को थोड़े समय के लिए भूलना पड़ता। सिंहराज अधाना जी, अब बात करते हैं कोविड की सिचुएशन के बारे में, क्योंकि कोविड की परिस्थिति की वजह से ओलंपिक्स जो हैं या पैरालंपिक्स जो हैं वो एक साल टले, लग भी नहीं रहा था। इस साल भी लोगों को शंका थी कि शायद होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। टोक्यो में इमरजेंसी लगा के इसको पूरा आयोजित किया गया, स्टेडियम खाली रहे, हॉल में कोई भी नहीं था, बस सिर्फ खिलाड़ी थे और ऑर्गेनाइजर्स थे, दर्शक नहीं थे। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी थी जो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। कोविड टेस्ट बार बार हो रहे थे, हर दूसरे दिन कोविड टेस्ट हो रहे हैं सबके, बहुत सारा एहतियात बरता गया। लेकिन इन सबसे पहले मैं थोड़ा 1.5 साल पीछे की ओर जाना चाहूंगी, जब लॉकडाउन लगा पहली बार। और उस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि खिलाड़ियों ने संघर्ष किया, क्योंकि उनके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया ऑफ कोर्स, लेकिन खिलाड़ियों का जैसे ही कह रहे थे कि टोक्यो ओलंपिक्स में जाना है और तब तक लग रहा था कि हो सकते हैं शायद आने वाले 3-4 महीनों में, पर प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, सब कुछ बंद था, स्टेडियम बंद, शूटिंग रेंज बंद, जिम बंद, हर एक चीज बंद। और ऐसी स्थिति में आपने कुछ अलग करके दिखाया, आपने नई शूटिंग रेंज शुरू कर दी। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं जी। क्या हुआ था, जब 12 मार्च के समय हम पिछले साल 2020 में डॉक्टर कन्नी सिंह शूटिंग रेंज में हम कैंपस में ट्रेनिंग कर रहे थे वर्ल्ड कप के लिए। तो हमारा 22 मार्च की फ्लाइट थी यूएई के लिए। तो हमें नोटिस आया, शॉर्ट नोटिस, 15 तारीख को फ्लाइट कैंसिल हो गई है और एक महामारी नई आई है कोविड, जो कि पहली बार हम सबने भारतीयों ने सुना कि वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से टूर्नामेंट कैंसिल हो गया है। तो हम सभी घर आ गए, और वर्ल्ड कप जैसा वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट। तो जब हमने इसको गंभीरता से लिया, मैंने कि शायद विदेश में, हिंदुस्तान में नहीं है, शायद इस वजह से हमको नहीं भेजा जा रहा है। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा करी और फिर दूसरा लॉकडाउन, फिर तीसरा लॉकडाउन, तो वो पीड़ा हमारी बढ़ने लगी कि यार हमारा जो गेम है शूटिंग का ऐसा है, अगर अभी सप्ताह शूटिंग नहीं करते हैं तो उस पर असर ट्रेनिंग पे पड़ता है, स्कोरिंग पे पड़ता है। तो बहुत डिस्टर्ब रहने लगा। और मैं जैसे 1.5 महीना हो गया शूटिंग ना करने की वजह से, तो मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी। तो एक दौर ऐसा आया, मैं अपनी वाइफ मम्मा ने कहा, भाई सोई नहीं आप क्या, आंखें लाल हो रही है आपकी। मैं मुझे नींद नहीं आ रही, क्या बात होगी। मैंने कि सभी अदर्स कंट्री के जो प्लेयर हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और मैं घर बैठा हूँ, मुझे तो उनसे मेडल छीनना है। अगर मैं घर बैठ रहूंगा तो उनसे फाइट कैसे करूंगा, अपने देश के लिए मेडल कैसे लेके आऊंगा। तो उन्होंने कहा फिर क्या हो सकता है। तो मैंने अपने कोच जो ओम प्रकाश चौधरी जी थे, मैंने उनसे बात करी, और नोटियाल जी मेरे सीनियर कोच थे, उनसे बात करी। तो उन्होंने कहा, सिंहराज अभी कुछ नहीं हो सकता, सभी रेंज बंद है बेटे, आपको वेट करना होगा। तो फिर मैंने दोबारा उनसे प्रेशर डाला, मैंने सर कुछ तो कीजिए मेरे लिए। उन्होंने कहा बेटे अगर आपके पास अपनी रेंज होती गगन नारायण तरह तो अब भी स्टार बन जाते, अब भी मेडल ले आते। तो माइंड मुझे यार बात तो ठीक कह रहे, रेंज होती नहीं है, मैं बनाऊंगा। तो फिर रेंज कहाँ से बनाऊंगा, तो मैंने आर्किटेक्ट जो फरीदाबाद के उनसे कुछ से संपर्क करा जिन्हें मैं जानता था। तो उन्होंने कहा, सिंहराज जी हम तो रेंज के बारे में जानते नहीं है, कैसे मॉडिफाई कैसे बनेगी, कैसा रूल है ये सब का, वो हम नहीं जानते। बिल्डिंग आपसे हमसे कैसी बनवा लीजिए, वो हम आपको बनाते दे देंगे। तो उसके लिए एक्सपर्ट ही चाहिए। तो मैंने फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो कन्नी सिंह के थे, दीपक दुबे जी थे कोच कराटा कन्नी सिंह में जो सीनियर कोच थे, मैंने उनसे संपर्क साधा। तो उन्होंने मेरी हेल्प करी। फिर मैंने गूगल बाबा से बात करी कि मुझे आप कुछ हेल्प करा। तो गूगल बाबा से मैंने काफ़ी सर्च करा और ड्राइंग मैंने तैयार करी, एक बजट तैयार करा। तो उस बजट के अकॉर्डिंग फिर मैंने 15 मई से जैसे ही फर्स्ट लॉकडाउन खुला, तो मैंने एक टीम बनाई मजदूरों की और उनको अपने घर में रखा, आसपास में रखा, जिससे वो भी कोविड ना हो जाए और मुझे ना हो जाए। तो उनको कंटिन्यू डबल मैंने उनको सैलरी दी और खाना पीना उनका रखने का ध्यान रखा पूरा। उनका हम टेस्टिंग करते थे उनके कोविड का भी, और उनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर उनका डेली हम चेक करते थे। इसमें मेरे दोस्त थे रणबीर जी, मेरे भाई उद्यम थे, उन्होंने पूरी टीम ने, परिवार ने मेरी हेल्प करी। तो मैं 17 सितंबर तक बनाने में, शूटिंग इंटरनेशनल रेंज बनाने में कामयाब हो गया। 10 मीटर और 50 मीटर मैंने इस दौरान में ओजी की हेल्प से टारगेट भी मैंने ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक टारगेट, जो कि मैं टारगेट पेपर लगाना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे इलेक्ट्रॉनिक टारगेट दिया जो इंटरनेशनल लेवल का होता है। तो फिर वो मिला, हमने 17 अक्टूबर से मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी। लेकिन कुछ महीने के बाद ही जो एमिनेशन था वो शॉर्ट आउट होने लगा, वो खत्म हो गया मेरे पास।
और मैंने इंपोर्ट के लिए पैसे जमा कर दिए थे पहले, लेकिन यूरोप कंट्रियों से आना था, इंग्लैंड से आना था मेरा, जो 0.22 गोली होती है वो इंपोर्ट होती है बाहर से, वो नहीं आई। सभी कार्गो बंद थी लॉकडाउन की वजह से, तो मैं बहुत पीड़ा में रहने लगा दोबारा से। तियर रेंज में पूरा पैसा लगा दिया, घर परिवार का सारा, संपत्ति की सारी मैंने खर्च कर दिया, एक बड़ा स्ट्रेचर मैंने खड़ा कर दिया, लेकिन आज बिना एम्युनिशन के मैं घर बैठा, पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने एनआरआई से संपर्क करा एम्युनिशन के लिए, तो उन्होंने मुझे नंबर मिला मुझे वहाँ से डीजी साईं जो हमारे थे प्रधान जी, तो उनसे संपर्क मैंने जब साधा तो उनको मैंने बताया सर मैं ऐसे ऐसे कष्ट में हूँ, और मैंने इतना पूरा अपना पॉकेट मनी सारा जो हरियाणा सरकार से पैसा मिला था वो मैंने एक रेंज बनाने में खर्च कर दिया, और मेरी ट्रेनिंग चलने के बाद दोबारा बंद हो गई बिना एम्युनिशन के, अब मैं पीड़ा में हूँ। तो उन्होंने तुरंत मुझे आश्वासन दिया, पहले तो हैरान हो गए कि आपने इतना बड़ी रेंज बना ली यार, इतना क्यों पैसा खर्च कर दिया आपने। मैं सर मेरा देश का मामला, मैं घर नहीं सो सकता। तो बड़े भावुक हो गए, उन्होंने कहा ठीक है सिंगराज आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है खेल के लिए, देश के लिए, तो मैं आपके लिए एम्युनिशन जरूर उपलब्ध कराऊंगा। तो उन्होंने 48 घंटे मुझे एम्युनिशन मेरे घर पे भिजवा दिया, और उसकी बदौलत मैं नेक्स्ट ईयर यूएई में जो वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ गोल्ड और सिल्वर लेने में कामयाब। क्या बात है, बहुत ही कमाल। तो ये टर्न आया, और उसके बाद बहुत अच्छी मेरी ट्रेनिंग हुई, और अगर ये 2020 पहले ही हो जाता गेम, पिछली साल ही हो जाता, तो हम उस दौरान में बहुत अच्छे फॉर्म में थी पूरी टीम हमारी, इंडिया के सभी नॉर्मल एथलीट्स, और हम सभी बहुत अच्छा रिजल्ट देते और ज्यादा मेडल्स आ सकते थे। लेकिन उस दुख और पीड़ा को माननीय प्रधानमंत्री ने जो मोटिवेशन करा उससे खत्म कर दिया उन्होंने हमारी, और फिर हमने नई सिरे से तैयारी करी। लेकिन यहाँ एक चेंज और आता है, इसके बाद क्या होता है, जो सेकंड लहर आती है हिंदुस्तान में, बिल्कुल यही मैं आपसे पूछना था। फर्स्ट लहर से तो हम सभी बच गए आसानी से, बहुत हमने समय पे लॉकडाउन लगा दिया और उसको गंभीरता से लिया, लेकिन सेकंड लॉकडाउन के लिए हम लोग तैयार नहीं थे, और हमें ये नहीं पता था इतने आसानी से दोबारा हमारे पास आ जाएगी। और वो पहले तो शहरों से सीमित रही, लेकिन सेकंड लॉकडाउन में गांव और देहात के हर क्षेत्र तक वो बीमारी पहुंच चुकी और आप तक भी पहुंच चुकी। हाँ बिल्कुल, मैं तो बहुत अच्छे लक्ष्मण रेखा के अंदर रह रहा था, बिल्कुल घर और घर से रेंज, लेकिन मार्केट में किसी काम से एक दिन ले अपनी डाइट का सामान लेने के लिए गया, और जब भी मैं गाड़ी में था, मेरे जो शहर के जो लोग हैं उन्हें पता था कि सिंगराज पैरालंपिक खेलने जा रहा है, तो उन्होंने मुझे गाड़ी से नहीं उतरने दिया, अपने सामान मुझे वो गाड़ी में पकड़ा दिया। लेकिन जब भी उस हवा में शायद कुछ ऐसा था, मास्क लगाने के बाद ही मुझे कोविड हो गया। 29 मई से लेकर 7 तारीख तक मैं घर पे रहा, और इस दौरान मैं बैकअप भी कर रहा था, लेकिन मुझे डायबिटीज भी है, और मैं स्टेज ऐसी आई 7 तारीख की कि मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है वो 50 से नीचे कम हो गया। तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं था हमारे पास, तो फैमिली और मेरा जो देखने और सुनने की जो क्षमता थी वो खत्म हो रही थी लगातार, मैं बोल भी नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, और मैं देख भी ढंग से नहीं पा रहा था। तो परिवार और मेरी फैमिली और वाइफ बहुत सब विचलित हो गए। तो मेरी फैमिली ने बहुत संघर्ष करा, मुझे उठाया और मुझे गाड़ी में डाला, इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल हम पहुंचे, किसी में बेड खाली नहीं था, किसी में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। तकलीफ का दौर था बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा पीड़ा में पूरा परिवार था। लेकिन एक कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो हमारे क्षेत्र तिगांव विधानसभा क्षेत्र से मेरे भाई है, मेरे दोस्त जो बहुत क्लोज दोस्त हैं मेरे, अमन नागर, उनके भाई है राजेश नागर जो विधायक है, तो उनको पता चला कि सिंगराज ऐसे पीड़ा में है, और सड़क पे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल दौड़ रहा है, और हॉस्पिटल में उसे बेड नहीं मिल रहे। तो उन्होंने कॉल करी मुझे, सिंगराज कहाँ पर हो? मैं सर मैं सेक्टर 17 के पास में हूँ, बाईपास पे। तो उन्होंने कहा आप तुरंत ओजीक्यू हॉस्पिटल के पास आ जाओ, मैं क्यूआरजी हॉस्पिटल के पास आ जाइए, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। तो मैंने देखा पूरी फैमिली मुझसे पहले वहाँ खड़ी थी उनकी। तो उन्होंने कहा आपको हमने बेड इमरजेंसी में ले लिया आपके लिए, आप तुरंत यहाँ आइए। तो मैं हॉस्पिटल गया तो एक पूरी टीम डॉक्टरों की वहाँ खड़ी हुई थी, उन्होंने तुरंत मेरा ट्रीटमेंट शुरू कराया, और नागर साहब कंटिन्यू आते, मेरे हालचाल पूछते देखते, जबकि इस बीमारी में परिवार का एक सदस्य दूसरे से मिलने से डर रहा था। बिल्कुल ये ऐसा डर था कि सबको अपनी जान प्यारी लग रही थी। लेकिन उस महान नेता ने, एक अच्छे नेता ने, वो अच्छे उनके संस्कार है परिवार के, और खासकर उनकी बात मुझे आज भी याद है, सिंगराज आप मेरे दोस्त मेरे भाई नहीं हो, बल्कि आप देश को रिप्रेजेंट करने वाले सिपाही हो, मेरी लड़ाई आपके देश को हीरो को बचाने की है, तो मैं आपको जरूर बचाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। तो उन्होंने, मेरा पूरा परिवार ने मेरा साथ दिया। तो वाइफ ने मुझे बोला कि आपको हमारे लिए जीना है, आप हिम्मत मत हारना, तो
आंखों से आंसू आ रहे थे उस समय, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं जरूर वापस करूंगा, मैं इतने आसानी से हारने वाला नहीं हूँ। ये कोविड मेरा नहीं बिगाड़ पाएगा, बेशक मेरे पास आ गया है। तो हमने एक अच्छी फाइट करी, एक अच्छी डॉक्टरों की हेल्प मुझे मिली और मैं वापस मैंने करी। एक दौर वाइफ मेरी वाकई में बहुत अच्छी है, मैं खुश नसीब हूँ। वो शूटर भी है। जी जी, वो शूटर भी है और इतनी अच्छी मुझे पत्नी मिली, मैं खुश नसीब हूँ। शायद पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म करा। एक दौर ऐसा भी आया था जब मैंने शूटिंग के दौर में जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे पास आई, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से शूटिंग मेरी बंद होने वाली थी, पैसे के अभाव की वजह से। क्योंकि जो एमिनेशन 25 का 10 मीटर दोनों को, फिर पिस्टल भी मुझे रेंट पे लेनी पड़ी थी। तो हर महीना 1.5 से 2 लाख रुपए का बजट हो रहा था। तो जो भी पॉकेट मनी थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तो पैसे का नहीं मिलना था। तो वाइफ ने कहा चिंता मत करो, तो तुरंत भीतर गई और अपने लॉकर से अपने गहने मुझे दिए उन्होंने कि आप ये लो, इनको बेच के गिरवी रख के आप पैसे लीजिए और अपनी शूटिंग को ब्रेक मत कीजिए, वो कंटिन्यू आप प्रैक्टिस कीजिए। मैंने कहा ये तो आप गलत कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर सकता, ये हमारी इज्जत है, हमारी धरोहर है, मुझे ऐसा काम नहीं करना है। तो उन्होंने कहा आप हारते हैं वो ज़्यादा दुखदायी बात है, ये इज्जत तो फिर आप कमा लोगे। तो अब आपने दिलवा दिए दोबारा? हाँ, तो जब मैं एशियन गेम से पैसा मुझे मिला हरियाणा सरकार से, तो सबसे पहले मैंने उनके गहने वापस लेके आया और उनको और डबल गहने बनवाए। क्या बात है, मतलब ये जो उस समय का जो एक अपनापन और प्यार जो होता है हस्बैंड वाइफ का या परिवार का, उसकी तुलना कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल वो नहीं हो सकती। यही तो हमारी भारतीय संस्कृति है कि जब कष्ट आता है पति पर तो पत्नी झांसी की रानी की तरह, माँ दुर्गा की तरह, लक्ष्मी की तरह बराबर में खड़ी हो जाती है और आपके सारे कष्टों को हर लेती है। क्या बात है, और सारे कष्टों को हर लिया और आज देखिए पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है आपने। और इसका श्रेय पूरे परिवार को जाता है, पत्नी को तो जाता ही जाता है ऑफ कोर्स, पूरे परिवार को, क्योंकि माता पिता की जो स्ट्रगल रही है, आपके भाई बहनों की जो स्ट्रगल रही है, आपकी खुद की स्ट्रगल के साथ आपकी वाइफ और आपके बच्चों ने जो आपका साथ दिया है, वो बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी बात। और उसके बाद जो मीडिया का और जो देशवासियों को प्यार मिल रहा है वो भी बहुत अद्भुत है जी। और मैं आपको इंसिडेंट बताना चाहूंगी, जब हम अपने लाइव शोज करते हैं रेडियो के, तो उसी दौरान हमारे पास अपडेट्स आते रहते हैं और सुबह सुबह के वक्त जैसे ही 9 बजे 10 बजे आपके इवेंट्स का रिजल्ट उसी दौरान आ रहा था। तो आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि पूरे देश भर में उस टाइम क्या माहौल रहता है। चाहे आप टेलीविजन सेट्स खोल लीजिए, चाहे आप पोर्टल देख लीजिए, चाहे आप रेडियो सुन लीजिए, किसी भी रेडियो स्टेशन पर सिर्फ आप सभी एथलीट्स के, पैरा एथलीट्स के नाम गूंज रहे होते थे और एक नहीं बार बार गूंज रहे होते थे। ये ऐसा माहौल था जो हमें पूरा देशभक्ति से भर देता था। हम बहुत ही खुशनसीब है कि हम इस लायक बने जी। हम इससे पहले जो हमारा दौर था वो ऐसा दौर था कि हम भी अपने आप को कभी कभी एक जीवन में ऐसे पल आते थे कि चलते हुए लोग हम पे कमेंट कर देते थे। हरियाणा में तो खासकर हमें संज्ञा दी जाती है कि देख भाई चोटा लग जा रहा है। अगर हम हंस कर किसी का मजाक भी कर देते थे तो लगता है कि इनमें एक ऐप फालतू भाई, आप और कोई ऐप कर दे कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि हमसे कोई गलती से ऐप हो गया मजाक में तो उसकी संज्ञा हमारी विकलांगता पे होती थी। तो वो दर्द और पीड़ा बहुत एहसानियां होती थी, लगता था कि यार कहाँ जन्म ले लिया, ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों करा भगवान आपने। लेकिन आप लोगों ने जो प्यार पूरे हिंदुस्तान ने जो दिखाया ना, उसके लिए तो हमारे पास शब्द नहीं है आप लोगों के लिए कि हम आपका ये प्यार का एहसान कैसे चुकाएं। और जो गर्व आपने हम सबको महसूस कराया, हमारे पास शायद उसके लिए भी पूरे शब्द नहीं है। ये आप सबका बड़प्पन है कि इतना सम्मान आप लोग हमें अपने बराबर का दर्जा दे रहे हैं। जी सिंहराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत सारी बातें करी। और अब ये मेडल्स जो हैं मैं चाहूंगी आप सभी को दिखाएं। ये सिल्वर मेडल जो कि आपने जीता 50 मीटर फ्री पिस्टल में, और ये ब्रॉन्ज मेडल जो आपने जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में। बिल्कुल, पैरालंपिक 2 मेडल मैंने नहीं, हर भारतीय वासियों ने जीता है और ये हम सबकी खुशी है। और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं 2 बार राष्ट्रीय फ्लैग को सलूट कर पाया, 2 बार मैं इस सम्मान गौरव प्राप्त कर पाया। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू। और आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी जानकारी दी और अपने जीवन के कुछ अनछुए पहलू आपने हमारे साथ साझा किए खास मुलाकात मैं भी खुशनसीब हूँ कि रेडियो मानव रचना FM में मैं आप लोगों ने बुलाया हूँ। मैं इसके लिए आपकी पूरी टीम का और आपका धन्यवाद करता हूँ।
तो एक खास मुलाकात में आज हमने बातचीत करी सिंगराज अधाना जी से, टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स के सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल विनर शूटिंग की फील्ड में, और हमारे साथ ये स्टूडियो में बैठे इन्होंने बहुत सारी बातें करी। मेडल्स भी इनके हाथ में हैं, जो कि हमारे श्रोता जो है देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शक जो हैं वो ज़रूर सोशल मीडिया के जरिए इन मेडल्स को देख सकते हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है। आगे आने वाले समय में भी आप ऐसे ही मेडल्स जीतते रहें और देश भर का नाम रोशन करते रहें, यही हमारी कामना है। आज एक खास मुलाकात में बस इतना ही। अगले हफ्ते होगी फिर से मुलाकात एक नई हस्ती के कुछ खास सक्सेस फॉर्मूलाज के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।